सद्दाम हुसैन। 22 साल के सद्दाम हुसैन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को घेर के गोली मारी। सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट बनते ही 21 मिनिस्टरों को लाइव टीवी के सामने गोली मार दी। आखिर एक अनाथ बच्चा इतना पावरफुल लीडर कैसे बना? सद्दाम हुसैन के बंदे यूएस प्रेसिडेंट बुश को मारने के लिए कुवैत पहुंचे। 22 साल का सद्दाम रातों रात मोस्ट वांटेड बन गया। इतना सब होने के बाद पता है सद्दाम को फांसी किस बात की दी गई? साल होता है 633 एडी। जनरल खालिद बिन वलीद को हुक्म मिला, जाओ और पूरी दुनिया में सबसे पहले इराक को फतेह करो। और जनरल खालिद बिन वलीद ने ऐसा ही किया, जिसके बाद पहली बार इराक मुसलमानों के कंट्रोल में आया। ये एक ऐसी जीत थी, इसके बाद अगले 1300 साल तक कोई भी मुसलमानों से इराक छीन नहीं सका। लेकिन साल आता है 1914, इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी। दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 1। इराक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर जंग हार गया। ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार मुसलमानों से इराक छीन लिया और छीनने के बाद इराक पे अपना एक पपीट बादशाह बिठाया। लेकिन इराक के बार बार लीडर चेंज हो रहे थे। इसी कंफ्यूजन में साल आता है 1937। इराक के तिरकित में एक बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने से पहले उसके पिता का इंतकाल हो चुका था। वो बच्चा कोई और नहीं था, वो बच्चा था सद्दाम हुसैन। अनाथ बच्चा होने की वजह से सद्दाम को बचपन से ही उसके दोस्त तंग किया करते थे, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है सद्दाम बहुत छोटी सी उम्र में अपने साथ एक स्टील रॉड लेके फिरता था। जो भी बच्चा उसे तंग करता था वो सीधा स्टील रॉड उसके सिर में मार देता था। मतलब सद्दाम के दिल में बचपन से डर नाम की कोई चीज नहीं। अब साल आता है 1940। सद्दाम हुसैन की माँ इब्राहिम हसन से दूसरी शादी कर लेती। सद्दाम का स्टेप फादर सद्दाम के साथ जानवरों की तरह बर्ताव करता और सद्दाम को मारता और बोलता पैसे कमा के लाओ। सद्दाम हुसैन 10 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग जाता और अपने मामा खैरुल्लाह तलफा के पास बगदाद चला जाता था। और यहाँ से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उसके मामा का कनेक्शन इराक के एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी से था। इस पार्टी में सिर्फ 100 से 150 मेंबर थे। साल था 1957 जब सद्दाम ने छोटी सी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी में सबको पता था कि सद्दाम हुसैन की एज तो बहुत कम है, लेकिन ये इस पार्टी का सबसे वायलेंट और डेयरिंग बाज मेंबर है। अब साल आता है 1959। बाथ पार्टी और अमेरिका की सीआई मिलकर एक प्लान बनाते उस टाइम के इराक के प्रेसिडेंट अब्दुल करीम कासिम को मारने का। यह बहुत मुश्किल प्लान था। इस काम के लिए बहुत ही खतरनाक लड़कों की जरूरत थी। तो ऑफ कोर्स इस काम के लिए उन्होंने सिर्फ 22 साल के सद्दाम हुसैन और उसके साथियों को चुना। एज पर प्लान पीएम कासिम का काफिला अल रशीद रोड पे पहुंचता है, जहाँ सद्दाम और उसके साथी घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही काफिला पास में आता है, ये लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस फायरिंग में पीएम के ड्राइवर की जान चली जाती है। पीएम कासिम के कंधे पर भी गोली लगी है, लेकिन पीएम कासिम बच जाता है और फायरिंग में सद्दाम के पैर पर भी गोली लगी है। जो प्लान था वो फेल हो जाता है। पीएम कासिम तो बच जाता है और फिर इसके बाद कासिम इतना गुस्सा होता है कि हॉस्पिटल में बैठे बैठे बाथ पार्टी और सद्दाम के अगेंस्ट एक्शन लेने के ऑर्डर दे देता है और फिर चारों तरफ सद्दाम को ढूंढना स्टार्ट किया जाता है। रातों रात सद्दाम इराक का मोस्ट वांटेड आदमी बन जाता है। और इधर आम जनता के सामने सद्दाम हुसैन की इमेज ऐसी हो जाती है कि उसने डिक्टेटर पीएम को मारने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की। इराक में सद्दाम के लिए छुपना एकदम मुश्किल हो गया, तो बाथ पार्टी के हायर्स लीडर्स ने सद्दाम को इलीगल रूट से सीरिया पहुंचा दिया और फिर सीरिया से सद्दाम सीआई की हेल्प से इजिप्ट में पहुंच जाता है। पहुंचते ही सबसे पहले तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट सद्दाम को पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। साल 1962 में इजिप्ट के कायल लॉ स्कूल में सद्दाम का एडमिशन करा लिया जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अमेरिका की सीआई सद्दाम हुसैन को इराक के फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार कर रही थी। ये वो क्यों कर रही थी ट्रेन में वो आगे बताऊंगा। अब साल आता है 8 फरवरी 1963। बाथ पार्टी को पहली बार सक्सेस मिलती है। बाथ पार्टी ने अमेरिका के सीआई और इराक आर्मी के कुछ ऑफिसर के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट में घुस के कासिम को गोली मार के तख्ता पलट कर दिया। और अब यहाँ से इराक के अंदर बाथ पार्टी पावर में आ जाती। सद्दाम को इजिप्ट से इराक बुलाया जाता है और सद्दाम को बाथ पार्टी की डिफेंस विंग का हेड बनाया जाता है। बेसिकली सद्दाम का काम इसमें यह था कि इंटेलिजेंस विंग के थ्रू जो भी बाथ पार्टी के अगेंस्ट काम करेगा उसको
उसको खत्म करना था। अब आता है ट्विस्ट, बाथ पार्टी की सत्ता सिर्फ 9 महीने रहती, वापिस सत्ता पलट हो जाती, सद्दाम को और उसके साथियों को 2 साल की जेल हो जाती। जुलाई 1966 में सद्दाम जेल से भाग जाता है और जेल से भागने के बाद सद्दाम तिर्कित में जाके छुपता है और दोबारा से इराक के अंदर बाथ पार्टी को खड़ा करने का काम शुरू कर देता है और वो रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट कर देता है। कुछ सालों के अंदर सद्दाम हुसैन ने बाथ पार्टी को रिस्टैब्लिश कर लिया था, बस सद्दाम हुसैन को एक मौका चाहिए था। वो मौका सद्दाम हुसैन को मिलता है और इधर 1966 को प्रेसिडेंट आरिफ की मौत हो जाती है। सेम टाइम उसके छोटे भाई को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से ऑलरेडी इराक की गवर्नमेंट वीक हो गई थी। इसी का फायदा उठा के सद्दाम हुसैन जुलाई 1968 में इराक के अंदर तख्ता पलट कर देता है और दोबारा से बाथ पार्टी की सरकार बना देता है। जब बाथ पार्टी की सरकार बनती है तो अहमद हसन अल बकर को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और सद्दाम हुसैन को दूसरी सबसे पावरफुल पोजीशन दी जाती है, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल। इसका डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। फिर इसके अगले ही साल ऑफिशियली सद्दाम को इराक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। अब यहाँ से सद्दाम की पार्टी और सद्दाम जब पावर में आते हैं तो उन्होंने हर तरीका अपनाया ताकि बाथ पार्टी दोबारा पावर से ना जाए। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते और अहमद हसन अल बकर नाम का प्रेसिडेंट था। सारे डिपार्टमेंट में सद्दाम का कंट्रोल था। सद्दाम ने दौलत अल मुखाबत अल अम्मा इस नाम से इंटेलिजेंस ग्रुप बनाया और इसके 5 अलग अलग बॉडी बनाई। इसकी फुल टाइम जॉब थी कि गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन पे नजर रखना और जो भी सद्दाम के खिलाफ काम करेगा उसे ढूंढ के गोली मारना। अब साल आता है 1972। सद्दाम ने एक ऐसी चीज की जिससे इराक का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्ट्री जो था वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उस टाइम पे क्या था, इराक का जो भी ऑयल प्रोडक्शन होता था वो निकलता तो इराक में था, लेकिन उसकी ओनरशिप थी जो यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों के पास थी। इराक जो कि एक्चुअली में ओनर था उस ऑयल का, उसको कम प्रॉफिट होता था। ये कंट्रीज जानबूझकर ऑयल की सप्लाई को लिमिटेड करती थी ताकि ऑयल के प्राइस को रेगुलेट कर सके, लेकिन इसमें इराक का बहुत नुकसान होता था। तो जून 1972 में सद्दाम ने जितने भी कंपनी थे सबको उठा के बैन कर दिया और इराक के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब जो भी ऑयल निकलेगा वो इराक की गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। ये पहला झटका था जो सद्दाम ने यूएसए को दिया था। ब्रिटेन वगैरह ने प्रोटेस्ट वगैरह तो किए, लेकिन यूएसए तुरंत कोई रिएक्ट नहीं करता। यूएसए को यहाँ से एक हिंट मिल गया था, ये जो आदमी है सद्दाम हुसैन आगे चल के अपने लिए दिक्कत बन सकता है, लेकिन अभी सद्दाम की और चीजों में जरूरत थी तो यूएसए चुप रहा। अब सद्दाम ने ये जो फैसला लिया था इससे प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इराक में बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पताल, स्कूल। सद्दाम आम जनता के नजर में हीरो बन गया था। अब साल आता है 1979। सद्दाम हुसैन ने पीएम अहमद हसन अल बकर से भी रिजाइन मारने लगाया और खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद सद्दाम को अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू एक चीज पता चलती है कि जो पीएम था अल बकर से पहले उसका एक सिक्योरिटी था, अपने साथ 68 और लोगों को लेकर सद्दाम के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था। सिक्योरिटी को पहले सद्दाम ढूंढता है और बहुत बुरा फिजिकल टॉर्चर करता है और फिर कन्फेशन निकालता है। सद्दाम 400 टॉप लीडरशिप की एक हॉल के अंदर अर्जेंट मीटिंग कराता है। यहाँ 400 के 400 जो लीडर थे सद्दाम की जो गवर्नमेंट के अंदर थे वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। अब मीटिंग शुरू होती है। स्टेज के साइड में सद्दाम आराम से बैठकर सिगार पी रहा था। फिर स्टेज पे जो सिक्योरिटी था अब्दुल हुसैन मसादी, जिसने सद्दाम के खिलाफ प्लानिंग की थी, वो स्टेज पे आता है। सबके सामने अब्दुल हुसैन मसादी कन्फेशन करता है कि उसने कैसे सद्दाम के साथ गद्दारी की और कन्फेशन जैसे ही पूरा होता है अब्दुल हुसैन मसादी को फोर्सेस उठा के हॉल के बाहर मिलिट्री ट्रक खड़ा हुआ था उसमें डाल देती है। बगल में जो सद्दाम सिगार पी रहा था वो उठता है और स्टेज पे आता है। उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो माइक के सामने पहुंच के लाइन से नाम पढ़ना स्टार्ट करता है। ये जो भी नाम पढ़ रहा था वो उन्हीं 68 लोगों के नाम थे जो सद्दाम के खिलाफ गद्दारी कर रहे थे। अब जिसका नाम सद्दाम ले रहा था वो बंदा हॉल में खड़ा होता था और उसे मिलिट्री फोर्सेस उठा के बाहर जो ट्रक खड़ा हुआ था उसमें डाल देती थी। पूरे हॉल में हर कोई डरा हुआ था, किसका नाम आ जाए और किसकी जान खतरे में आ जाए। और यही सारी चीजें इराक के अंदर लाइव टीवी पर टेलीकास्ट कराई जा रही थी। ये जो 68 लोगों में से 22 लोग थे उन्हें लाइव टीवी के सामने शूट करा दिया जाता है। इराक में सद्दाम से बगावत करने वाला कोई नहीं था। इराक के साइड में यहाँ ईरान है। सेम टाइम ईरान के अंदर आयतुल्ला खुमैनी पावर में आ गया। पावर में आने के बाद डायरेक्ट सद्दाम को धमकी देना स्टार्ट कर देता है। सद्दाम को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। सद्दाम को लगा ये सही टाइम है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि अभी अभी तख्ता पलट हुआ है। जो रिजिम है इनकी नई नई है, ये लोग वीक है। ऊपर से अमेरिका का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अमेरिका भी ईरान के अंदर से आयतुल्ला खुमैनी को हटाना चाहता था। सितंबर 1980 को
सद्दाम हुसैन ईरान पे हमला कर देता है। सद्दाम को ये लग रहा था कि ये बहुत ही कम दिनों में ईरान को हरा देंगे और जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन टफ हो गई। इराक के लिए ईरान से जीतना भारी पड़ गया, और जब ऐसा हुआ तो यूएसए जो था सद्दाम हुसैन के सपोर्ट में आ गया। यूएसए ने सद्दाम को आर्म सप्लाई के हेलीकॉप्टर और जेट अवेलेबल करा के दिए। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस दिए और 5 बिलियन का अलग से लोन भी करा के दिया। इतना सब होने के बाद भी अकेला इमाम खुमैनी और सद्दाम हुसैन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ टाइम बाद सद्दाम हुसैन ने खुमैनी के साथ सीज फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार खुमैनी ने ये वॉर बंद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस वॉर से एक बहुत लंबे अरसे बाद पूरी ईरान की कौम एक लीडर खुमैनी के पीछे यूनाइट हो चुकी थी। जिसके बाद खुमैनी ने ऐलान किया कि अब ये वॉर सिर्फ तभी खत्म होगी जब इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को उसके तख्त से हटाया जाएगा। और ये ऐलान करते ही ईरान ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान की फौज पहली बार इराक के अंदर घुस गई। अब तक इराक अपना सारा पैसा ऑयल बेचकर कमा रहा था, इसीलिए खुमैनी ने इराक के अंदर ऑयल बेचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जिसके बाद इराक की पूरी आर्मी हर तरफ से पीछे हटने लगी। फाइनली सद्दाम हुसैन डरने लगा था, क्योंकि उसकी सरकार के पैसे बिल्कुल ही खत्म होने वाले थे। सद्दाम हुसैन ने मजबूरी में अमेरिका, सऊदी, कुवैत इन सब से लोन लेने लगा। 8 साल के घमासान के बाद साल 1988 को ईरान इराक वॉर में सीज फायर हो जाता है। इसका मतलब ये वॉर कोई नहीं जीता। इस वार के खत्म होने के बाद इराक की इकोनॉमी दोबारा से ऊपर जाने लगी और सद्दाम की ताकत बढ़ने लगी। ये देखकर अरब कंट्रीज ने सद्दाम से कहा अब सब ठीक हो चुका है, तो अब हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर का कर्ज वापस कर दो। जिस पर सद्दाम ने कहा कौन से पैसे? इराक के साथ ये वॉर तो मैंने तुम लोगों से कहने पर शुरू की थी, अब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? निकलो यहाँ से, 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगा। अब तक पूरा अरब सद्दाम के साथ खड़ा था, लेकिन अब सद्दाम की ये बगावत देखकर अरब के बादशाह सद्दाम के खिलाफ हो गए, स्पेशली कुवैत का बादशाह। कुवैत इराक के बॉर्डर के पास एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन ये छोटा सा देश दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंट्रीज में से एक है। इसीलिए जैसे ही सद्दाम ने कुवैत को लोन वापस देने से इनकार कर दिया, तो कुवैत ने सद्दाम को जानबूझकर कमजोर करने के लिए अपने ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आने लगी। और ये इराक की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिससे सद्दाम को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि छोटे से देश कुवैत की क्या औकात, ये मुझे सद्दाम हुसैन को आग दिखाएगा। इसलिए 1990 में अचानक रात के 2 बजे सद्दाम ने अपने पूरी आर्मी के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। कुवैत का साइज लगभग इराक से 20 टाइम छोटा है, इसलिए सिर्फ 2 ही दिनों में सद्दाम ने पूरे कुवैत पर कब्जा कर दिया। ये देखकर कुवैत का बादशाह और पूरी रॉयल फैमिली कुवैत छोड़कर भाग गई। इसके बाद सद्दाम का खौफ पूरे अरब में फैल गया और कुवैत जैसे रिच कंट्री में अपना डोमिनेंस बनाने के बाद सद्दाम इराक ही नहीं बल्कि पूरे अरब दुनिया में सबसे पावरफुल लीडर बन गया। अभी तक तो सद्दाम के साथ यूएसए खड़ा था, लेकिन ये जो मनमानी की थी सद्दाम ने कुवैत पर, इसे लेकर जनवरी 1991 को यूएसए ने अपने साथ 42 और देशों को लेकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू कर दिया और सद्दाम को कुवैत से बाहर कर दिया। लेकिन सद्दाम इसको भी इराक में दिखाता है कि ये वॉर उसी ने जीती है और अपने खून से कुरान लिखवाता है। अब यूएसए ने कुवैत के अंदर से सद्दाम को बाहर कर दिया था, लेकिन यूएसए की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। यूएसए की प्रॉब्लम तब सॉल्व होती जब सद्दाम इराक के अंदर से हटता या फिर यूएसए के हिसाब से चलता। यूएसए की दिक्कत ये थी कि सद्दाम यूएसए के लिए अनप्रेडिक्टेबल था और सद्दाम डरता नहीं था। यूएसए ने सद्दाम से निपटने के लिए एक प्लान बनाया। यूएसए ने इसे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बोला। इसमें इन्होंने डायरेक्टली इराक पे हमला करके सद्दाम को हटाने की बजाय यूएन के थ्रू इराक पे सैंक्शन लगवाए और सद्दाम ने इस चीज का अपोज किया, लेकिन वर्ल्ड का प्रेशर बहुत था इराक पे, तो इराक इस चीज को रोक नहीं पाया। सद्दाम चारों तरफ से फंस रहा था और सद्दाम ने बुश को जिम्मेदार माना इन सारी चीजों का। अप्रैल 1993 में बुश को कुवैत आना था। सद्दाम ने इराकी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें यह था कि यूएस प्रेसिडेंट बुश को उसके कार में उड़ा देंगे। अनफॉर्चुनेटली दोनों जो बॉम्ब फोड़ने वाले बंदे थे वो अर्ली अरेस्ट हो जाते। अरेस्ट होने के बाद सद्दाम के ऊपर ब्लेम आता है। सद्दाम ने इस चीज को डिनाई कर दिया, लेकिन यूएसए बहुत गुस्से में था। अब यहाँ से सद्दाम और यूएसए की जो दोनों की दुश्मनी थी वो ऑफिशियली हो चुकी थी। इसके कुछ दिनों के बाद 9/11 का अटैक हो जाता है। अब यूएसए के पास ना तो पेशेंस बचा था, ना तो डिप्लोमेसी के ऑप्शन बचे। अब डायरेक्ट यूएसए प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को 48 घंटे का टाइम देते हैं इराक छोड़ के भागने के लिए। सद्दाम हुसैन बोलता है हम लड़ने के लिए तैयार है। यूएसए इराक पे अटैक कर देता है। यूएसए को लग रहा था ये सेम टाइम सद्दाम को निपटा देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सद्दाम बच के निकल जाता है और पूरे यूएसए फोर्स को ये मिलता नहीं। यूएसए फोर्स परेशान हो जाती है। इसको सद्दाम हुसैन का फ्रेंड मिलता है। वो उससे पहले इंटरोगेशन करते, वो कुछ भी बताने से मना करता है। उसके बाद वो बताता है फिरकित से आगे 10 किलोमीटर दूर एक गाँव रहता है अददौर बोल के,
उधर सब जाते हैं फोर्सेस। वहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी रहती है, उस झोपड़ी के अंदर देखना स्टार्ट करते हैं तो सद्दाम नहीं मिलता है। फिर एक छोटा सा खड्डा होता है, तो खड्डे में खांसने की आवाज आ रही थी। तो यूएस फोर्सेस जैसे आगे बढ़ते तो खड्डे में से एक आवाज आती है, मैं सद्दाम हुसैन इराक का चुना हुआ प्रेसिडेंट, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो फोर्सेस उसे ऊपर निकालती है। पहले तो फोर्सेस सद्दाम हुसैन का मेडिकल कराती है, उसके बाद उसका इंटरोगेशन स्टार्ट कर देते। कंटिन्यूसली इंटरोगेशन में सद्दाम हुसैन बोल रहा था कि उसका 9/11 से कोई भी लिंक नहीं था। इसके बाद सद्दाम हुसैन को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। आगे चलकर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। आप इसके यूट्यूब पे लाइव वीडियो भी देख सकते हैं, लाइव फांसी दे दी गई थी सद्दाम हुसैन को, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। और उसके नेक्स्ट डे 31 दिसंबर 2006 को सद्दाम को तिकरित में अल दौर बोल के एक लोकेशन है जहाँ पे सद्दाम का पूरा बचपन भी था, वहाँ ले जाके उसे दफन कर दिया जाता है। सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद अरब लीडर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें अरब के सारे बड़े बादशाह प्रेजेंट थे। अचानक अरब का एक बहुत बड़ा लीडर सद्दाम हुसैन की फांसी की फोटो लेकर स्टेज पर चढ़ता है। अरब के सारे बादशाहों से बोलता है, अब भी अगर हमने अमेरिका को नहीं रोका, मैं कसम खाता हूँ कि अमेरिका इसके बाद हम सबको बारी बारी खत्म करेगा। इस लीडर का नाम था मोहम्मद गद्दाफी। और इसकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सद्दाम हुसैन के मरने के बाद अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट मोहम्मद गद्दाफी था। सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट।